100 साल की लड़ाई जंग की शुरुआत। 100 Years वॉर मध्ययुगीन यूरोपीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय 1337 से 1453 तक, एक सदी से भी अधिक समय तक चला। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह लंबा संघर्ष भीषण युद्ध और अस्थायी संधियों से भरा हुआ दोनों देशों के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्यों को गहराई से बदल दिया। इसके तात्कालिक प्रभाव से परे इस युद्ध ने राष्ट्रीय पहचान, सैन्य रणनीति और आने वाली सदियों तक युद्ध की प्रकृति के विकास को प्रभावित करते हुए एक लंबी छाया डाली। युद्ध के मूल कारणों का पता वंशवादी विवादों, आर्थिक प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के एक जटिल जाल से लगाया जा सकता है। संघर्ष के मूल में फ्रांसीसी सिंहासन पर अंग्रेजी राजाओं का दावा था, एक ऐसा दावा जिसने लंबे समय से सुलगते तनाव को भड़का दिया और दोनों राज्यों को वर्चस्व के लिए एक लंबे संघर्ष में धकेल दिया। 100 Years वॉर एक एकल निरंतर संघर्ष नहीं था, बल्कि परस्पर जुड़े अभियानों की एक श्रृंखला थी, जो कभी-कभी भीषण युद्ध और कभी-कभी संधि और बातचीत से चिह्नित होती थी। ये संधि अक्सर नाजुक और अल्पकालिक, युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं से केवल अस्थायी राहत प्रदान करती थीं। युद्ध के बीज एडवर्ड तृतीय का दावा। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में 1328 में फ्रांस के राजा चार्ल्स चतुर्थ की मृत्यु के साथ संघर्ष के बीज बोए गए थे। उनकी मृत्यु ने एक बड़ा शून्य छोड़ दिया, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे। चार्ल्स चतुर्थ की मृत्यु बिना पुत्र के हुई, जिससे फ्रांसीसी सिंहासन बिना किसी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के रह गया। इसने फ्रांसीसी दरबार में उत्तराधिकार के लिए एक जटिल और विवादास्पद बहस को जन्म दिया। इंग्लैंड के एडवर्ड तृतीय, जो अपनी मां इसाबेला के माध्यम से फ्रांस के फिलिप चतुर्थ के पोते थे, ने फ्रांसीसी ताज पर अपना दावा ठोकने का अवसर देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास एक वैध और मजबूत दावा था। हालांकि फ्रांसीसी रईस अंग्रेजी प्रभाव से सावधान और सिंहासन पर फ्रांसीसी वंश को बनाए रखने के लिए दृढ़ ने चार्ल्स चतुर्थ के चचेरे भाई फिलिप षष्ठम के पक्ष में एडवर्ड तृतीय को नजरअंदाज कर दिया। यह निर्णय फ्रांसीसी कुलीनों के बीच एकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। यह निर्णय सैलिक कानून में निहित था, जिसने सिंहासन पर महिला उत्तराधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। एडवर्ड तृतीय को क्रोधित किया और एक लंबे वंशवादी संघर्ष का मंच तैयार किया। एडवर्ड तृतीय ने इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन माना। फ्रांसीसी उत्तराधिकार पर विवाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहे आर्थिक और क्षेत्रीय तनावों से और बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच व्यापारिक मार्गों और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर भी संघर्ष था। इंग्लैंड उस समय फ्लैंडर्स के साथ आकर्षक ऊन व्यापार को नियंत्रित करता था, जो वर्तमान बेल्जियम और फ्रांस का एक क्षेत्र था, जो नाम मात्र के लिए फ्रांसीसी नियंत्रण में था। यह व्यापार इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था। इंग्लैंड पर इस आर्थिक निर्भरता ने फ्रांसीसी राजशाही और कुलीनों के बीच आक्रोश को बढ़ावा दिया, जिन्होंने इस क्षेत्र में अंग्रेजी प्रभाव को कम करना चाहा। फ्रांसीसी कुलीनों ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना। इसके अलावा क्षेत्रीय विवादों, विशेष रूप से दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में एक्विटाइन के डची को लेकर, ने आग में ईंधन का काम किया। यह क्षेत्र लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण रहा था। हेनरी द्वितीय के शासनकाल से ही अंग्रेजी राजाओं ने फ्रांसीसी ताज के एक जागीरदार के रूप में एक्विटाइन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अंग्रेजी ड्यूक और उनके फ्रांसीसी अधिपतियों के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे थे। यह तनाव समय के साथ और बढ़ता गया। फ्रांसीसी सिंहासन पर एडवर्ड तृतीय के दावे ने शक्ति के इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की धमकी दी, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध के कगार पर पहुंच गए। यह संघर्ष आने वाले दशकों तक यूरोप को प्रभावित करने वाला था। उड़ान भरते इंग्लिश तीर क्रेसी और पोइटियर्स की लड़ाई।
ये लड़ाइयां मध्ययुगीन युद्ध के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 100 ईयर्स वॉर के शुरुआती वर्षों को अंग्रेजी जीत की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने अंग्रेजी सैन्य शक्ति को स्थापित किया, जिसका श्रेय बड़े पैमाने पर अंग्रेजी सेनाओं द्वारा नियोजित बेहतर रणनीति और हथियारों को दिया जाता है। इन रणनीतियों ने युद्ध के परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। 1344 में क्रेसी और 1356 में पोइटियर्स की लड़ाइयों ने अंग्रेजी लॉन्गबो की विनाशकारी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया, जो युद्ध के मैदान में एक क्रांतिकारी हथियार साबित हुआ। एक ऐसा हथियार जो अंग्रेजी सैन्य शक्ति का पर्याय बन जाएगा और आने वाले वर्षों में कई लड़ाइयों में निर्णायक भूमिका निभाएगा। क्रेसी में एडवर्ड तृतीय की सेना, संख्या में कम लेकिन रणनीतिक रूप से तैनात, ने तीरों के एक अथक हमले से फ्रांसीसी घुड़सवार सेना को नष्ट कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ने तीरों के एक अथक हमले से फ्रांसीसी घुड़सवार सेना को नष्ट कर दिया। लॉन्गबो पारंपरिक क्रॉसबो की तुलना में अपनी अधिक रेंज और तेज फायरिंग दर के साथ युद्ध के मैदान पर एक गेम चेंजर साबित हुआ। लॉन्गबो पारंपरिक क्रॉसबो की तुलना में अपनी अधिक रेंज और तेज फायरिंग दर के साथ युद्ध के मैदान पर एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसने अंग्रेजी सेना को एक महत्वपूर्ण बढ़त दी। युद्ध के मैदान पर एक गेम चेंजर साबित हुआ। भारी कवच से लदे फ्रांसीसी शूरवीर अंग्रेजी हमले का सामना करने में असमर्थ गिरते पड़ते रहे। भारी कवच से लदे फ्रांसीसी शूरवीर अंग्रेजी हमले का सामना करने में असमर्थ गिरते पड़ते रहे। यह बुशु का माई का यह अंग्रेजी लॉन्गबो की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण था। एक दशक बाद पोइटियर्स में एडवर्ड तृतीय के पुत्र एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस ने अपने पिता की सफलता को दोहराया। एक बहुत बड़ी फ्रांसीसी सेना को कुचलने के लिए इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया। एक बहुत बड़ी फ्रांसीसी सेना को कुचलने के लिए इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया। इसने अंग्रेजी सैन्य कौशल को और भी मजबूत किया। फ्रांसीसी राजा जॉन द्वितीय को युद्ध के दौरान पकड़ लिया गया था, जो अंग्रेजी जीत की विनाशकारी प्रकृति का प्रमाण था। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी, जो अंग्रेजी जीत की विनाशकारी प्रकृति का प्रमाण था। क्रेसी और पोइटियर्स की लड़ाइयों ने युद्ध के शुरुआती चरणों में अंग्रेजी सैन्य प्रभुत्व स्थापित किया। क्रेसी और पोइटियर्स की लड़ाइयों ने युद्ध के शुरुआती चरणों में अंग्रेजी सैन्य प्रभुत्व स्थापित किया, जिसमें लॉन्गबो की प्रभावशीलता और अंग्रेजी कमांडरों द्वारा नियोजित नवीन रणनीति का प्रदर्शन किया गया। जिसमें लॉन्गबो की प्रभावशीलता और अंग्रेजी कमांडरों द्वारा नियोजित नवीन रणनीति का प्रदर्शन किया गया। इन लड़ाइयों ने इतिहास में अंग्रेजी सैन्य शक्ति की एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 4, एक क्षणिक राहत। ब्रेटिग्नी की संधि। क्रेसी और पोइटियर्स में शानदार अंग्रेजी जीत के बाद फ्रांस अराजकता में डूब गया, आंतरिक कलह और अपने राजा की कैद से जूझ रहा था। 1360 में वर्षों की बातचीत के बाद ब्रेटिग्नी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जो 100 ईयर्स वॉर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। संधि की शर्तों के तहत एडवर्ड तृतीय ने पर्याप्त क्षेत्रीय रियायतों के बदले में फ्रांसीसी सिंहासन पर अपना दावा त्याग दिया। फ्रांस में इंग्लैंड की क्षेत्रीय जोतों का काफी विस्तार हुआ, जिसमें एक्विटाइन, कैलेस और अन्य रणनीतिक क्षेत्र शामिल थे। संधि ने राजा जॉन द्वितीय की रिहाई के लिए एक भारी फिरौती भी निर्धारित की, एक वित्तीय बोझ जिसने फ्रांसीसी खजाने पर और दबाव डाला। ब्रेटिग्नी की संधि, जबकि इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, एक नाजुक शांति साबित हुई। अंग्रेजी चैनल के दोनों ओर आक्रोश बना रहा और संघर्ष को जन्म देने वाले अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे रहे। क्षेत्रीय रियायतें जबकि पर्याप्त थीं, विस्तार के लिए अंग्रेजी भूख को शांत करने में विफल रहीं और फ्रांसीसी अपनी हार से झुंझलाते हुए अपनी खोई हुई भूमि को डूकेजने के लिए तरस रहे थे।
भाग 5 ज्वार का उलटफेर, फ्रांसीसी पुनरुत्थान और अंग्रेजी असफलताएं। ब्रेटिग्नी की संधि ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लंबे संघर्ष से केवल एक अस्थायी राहत प्रदान की। यह संधि, हालांकि महत्वपूर्ण, केवल एक अस्थायी विराम थी और संघर्ष की जड़ें गहरी थीं। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी राष्ट्रवाद, सैन्य सुधारों और अंग्रेजी के लिए रणनीतिक असफलताओं की एक श्रृंखला से प्रेरित होकर ज्वार फ्रांसीसी के पक्ष में मुड़ने लगा। फ्रांसीसी सेना ने अपनी रणनीतियों को पुनः परिभाषित किया और नए उत्साह के साथ युद्ध में उतरी। चार्ल्स पंचम के कुशल नेतृत्व में जो 1364 में फ्रांसीसी सिंहासन पर चढ़ा, फ्रांस ने सुधार और समेकन की अवधि की शुरुआत की। उनके शासनकाल ने फ्रांसीसी सेना को एक नई दिशा दी और उन्हें एकजुट किया। चार्ल्स पंचम ने फ्रांसीसी सेना का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता को पहचानते हुए अनुशासन, रणनीति और नई तकनीकों के उपयोग पर जोर देते हुए कई सैन्य सुधारों को लागू किया। इन सुधारों ने फ्रांसीसी सेना को अधिक संगठित और प्रभावी बना दिया। फ्रांसीसी ने दुर्बलता की रणनीति भी अपनाई, बड़े पैमाने पर लड़ाइयों से परहेज किया और इसके बजाय अंग्रेजी सेनाओं को परेशान करने और खोए हुए क्षेत्रों को पुनर्प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस रणनीति ने अंग्रेजों को थका दिया और उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। इस बीच अंग्रेजों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी सेना में अनुशासन की कमी थी और नेतृत्व में भी अस्थिरता थी। एडवर्ड तृतीय के बाद के वर्ष बीमारी और घटते प्रभाव से चिह्नित थे और उनके उत्तराधिकारी रिचर्ड द्वितीय और हेनरी चतुर्थ कम सक्षम सैन्य नेता साबित हुए। उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अपनी पुरानी ताकत खो दी। इसके अलावा ब्लैक डेथ, एक विनाशकारी महामारी जो 14वीं शताब्दी के मध्य में पूरे यूरोप में फैली थी, का इंग्लैंड पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे इसकी आबादी कम हो गई और इसकी अर्थव्यवस्था